नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं हूं प्रेम कुमार मंडल और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ये सीरीज जो चल रही है वो जनरल साइंस से रिलेटेड चल रही है। इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितने भी जेएसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी आप सभी के बीच में लाकर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को दे दिया जाए। ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा कि जेएसएससी का जो क्वेश्चन का लेवल होता है साइंस में वो किस तरीके का होता है। और जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर निकल गया है तो आप सभी को ये सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर देख लेना चाहिए। चलते हैं आगे दोस्तों। आप ज़रूर से ज़रूर हमारे ऐप को, स्टडी फॉर गोल्स ऐप को है ना, गूगल प्ले से डाउनलोड करके रखिए ताकि जितने भी नए कोर्सेस अभी लाए जाएंगे जेएसएससी से रिलेटेड वो सभी आपको मिल जाए और बहुत कम प्राइस में। ठीक है, चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, डैश दांतों की सुरक्षा करता है। तो दांतों की सुरक्षा कौन करता है ये आपको बताना है। वैसे पिछले सेट में भी जब मैंने बताया था तो टीथ के बारे में पूछा था उसने, यानी कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे ऑर्गन्स जो है उसमें हमारे ऑर्गन्स जो भी है ना दोस्तों, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, उसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ के जाएँ, उसका पार्ट्स वगैरह पढ़ के जाएँ। ठीक है, क्योंकि एक ही सेट से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। टीथ का क्वेश्चन इसके पहले भी था। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा ऑप्शन है क्राउन, तीसरा ऑप्शन है इनेमल और चौथा ऑप्शन है डेंटिन। तो ये सभी जो हैं वो दांतों से ही रिलेटेड वर्ड्स हैं। इसका जो सही आंसर होना है दोस्तों, वो सही आंसर इसका है आपका इनेमल। जो होता है वो दांत का सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी हिस्सा होता है जिसको वाइटिस पार्ट बोलते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल भी है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या फिर सबसे हार्डेस्ट पार्ट आप बोल दीजिए। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा ना मैं आई के पार्ट्स के बारे में आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए पहले इसको वाइट से ही बनाते हैं। देखिए, अगर आई को बनाए तो आप लगभग इस तरीके से क्राउन टाइप का बनाना पड़ेगा, है ना, इस टाइप से थोड़ा सा। ठीक, तो सबसे बाहरी जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वाइटिस दिखता है ना, ये वाला पोर्शन। तो ये पूरा पूरा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एनेमल। ठीक है, एनेमल बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ एनेमल। और इसी पोर्शन को दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्राउन। जो कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। फिर अगर इसका थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन में जाएं और इसको भी और डिवाइड करने की कोशिश करें तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से एक छोटा सा पार्ट, और मतलब जस्ट एनिमल के नीचे वाला पोर्शन होता है ना। इस पोर्शन को हम लोग एक नाम देते हैं। इस पोर्शन का जो नाम है दोस्तों वो क्या है, वो है डेंटिन, जो आपका ऑप्शन डी में लिखा हुआ है डेंटिन। ठीक है, ये एनिमल के नीचे वाला दांत का पोर्शन है। और यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन जो होता है, जो जस्ट हमारा जो मसूड़ा होता है ना उसके ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम है हम लोग का नेक। ठीक है, और जो हमारा मसूड़े के नीचे होता है ना दोस्तों, हमारे मसूड़े के नीचे जो चला जाता है दांत का पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं रूट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा टीथ होता है उसका 3 पोर्शन होता है, क्राउन, नेक और रूट। और ये इसमें जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनेमल, जो कि हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। उसके बाद टीथ के अंदर जो होता है एनिमल के नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटिन, राइट। और इसमें भी अगर आप इसका और एक पोर्शन डिवाइड करेंगे जिसमें पल्प होता है, ठीक है,
जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पल्प होता है, पल्प, ठीक है, इसका नाम होता है पल्प। और इसी इसी में यही वाला पोर्शन जो है ना, ये आगे जाके इस तरीके से डिवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ रहता है, और आगे जाके जो है पल्प के साथ जो है हमारा मसूड़ा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, दांत में इस तरीके से, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर लगभग टीथ का मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ताकि आपको और भी जो भी क्वेश्चन इससे मिले वो आपका आंसर बन जाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विरोध बल, ठीक है, समान कार्यवाही के कारण संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए ये नाम तो लिख दिया है संतुलन, ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया है, म्यूटालिज्म, प्रिडेशन, म्यूटल और इक्विलिब्रियम। देखिए आंसर इसका तो हो गया दोस्तों इक्विलिब्रियम। आप सभी को पता है कि कोई भी सिचुएशन जो संतुलित होती है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे मैं इसका सिंपल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ये एक कोई बॉडी है, अगर आपने क्या किया, इसमें एक फोर्स लगाया किसी भी डायरेक्शन से, सपोज आपने इधर से फोर्स लगाया F = 10 न्यूटन, राइट। उसके बाद इसका विरोधी बल कौन होगा दोस्तों, इसका विरोधी बल कौन होगा, इसका विरोधी बल मान लीजिए कि मैं इस बॉडी में और फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, जो कि वैल्यू जो है इसका भी 10 न्यूटन का फोर्स है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, राइट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो इसका पोजीशन क्या चेंज होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन चेंज नहीं होगा, यानी कि वो बॉडी जो है अगर स्टैटिक में है तो स्टैटिक ही है, तो इसके कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, मान लो कि ये F1 नाम दिए, इसको F2 नाम दिए, तो F1 प्लस F2 जो होगा वो वैल्यू 0 होगा। यहाँ 0 कैसे हो रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ही ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। अगर आपने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन होने के रीजन से इसमें टोटल जो फोर्स का एडिशन हुआ वो कितना हो गया, 0। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक डैश सर्किट में करंट समान होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कि जो सर्किट बनाया जाता है बेसिकली 2 तरीके का होता है। चलिए यहाँ ऑप्शंस पहले चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है समांतर, दूसरा दिया है खुला है, तीसरा है श्रृंखला और चौथा है बंद है। यानी कि एक तो क्लोज सर्किट का बात कर रहा है, दूसरा बोल रहा है कि ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, है ना, करंट फ्लो इसमें नहीं करेगा। इसको अगर ठीक से लिखे तो नो करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। बंद सर्किट का बात करें तो बंद सर्किट में अगर कुछ बनाया हुआ नहीं है, हमको तो सारा बंद सर्किट ही चाहिए, चाहे वो समांतर हो चाहे वो श्रृंखला में हो। समांतर का कहने का मतलब है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर आप श्रृंखला का बात करें तो ये सीरीज कनेक्शन का बात कर रहा है, सीरीज, है ना, कॉम्बिनेशन, ओके। तो इसमें थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करता है तो इस तरीके से सर्किट बनाया हुआ रहता है। ये मान लीजिए कि उसमें घरों में जो होता है ना दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट में इक्विपमेंट्स को जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको थोड़ा सा जो इक्विपमेंट्स है वो बच जाता है, या फिर एक इक्विपमेंट्स अगर ख़राब हो गया तो दूसरा इक्विपमेंट्स चलता रहेगा, ठीक है। इक्विपमेंट्स कहने का मतलब इस तरीके से रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, करंट अगर आप देखेंगे तो इसका
इधर आते आते करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाता है, एक इधर इसमें चला जाता है, एक इसमें चला जाता है। अगर यहाँ पर I है तो ये मान लीजिए कि ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा, और यहाँ पर I1 प्लस I2 जो होता है दोस्तों वो I के बराबर हो जाता है, यानी कि जितने सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में चला जाएं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पता है आपको कि एक ही वायर में जो है कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर मान लो कि टीवी लगा हुआ है, यहाँ पर मान लो कि अन्य कोई इक्विपमेंट्स लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो ऑलमोस्ट क्या एक ही डायरेक्शन में होता है और सब में समान करंट जा रहा होता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा है कि एक सर्किट में करंट समान होता है, तो समान किस में होता है? समान दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। किस में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सबसे हल्की ठोस धातु है। देखिए एक तो ठोस पूछा है, दूसरा धातु पूछा है। ऑप्शंस चलते हैं। ऑप्शंस बोल रहा है निकल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा है लिथियम और चौथा है हीलियम। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शंस आपके पास ऐसे ही छट जाते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। चूँकि ये भी गैस है और ये भी गैस है तो ये तो सॉलिड है नहीं, ठोस नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर में एक हो गया निकल और एक हो गया लिथियम। तो सबसे हल्की ठोस धातु जो होगा दोस्तों वो लिथियम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, राइट। नेक्स्ट अगर इसी में सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी, है ना, सबसे भारी ठोस धातु, या फिर ऐसे ही पूछ दे कि दुनिया का सबसे भारी धातु कौन सा होता है, ठीक है, ठोस धातु। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपको पता है? इसका आंसर होगा सीजियम। क्या होगा दोस्तों? सीजियम। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। अगर आपसे यहाँ पर हल्की धातु पूछा है तो ठोस धातु भी पूछ सकता है, सीजियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पीएच डैश का पूर्ण प्रपत्र है, यानी कि पीएच का पूरा फुल फॉर्म बताना है, पीएच क्या होता है। तो पीएच हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें हम लोग निर्धारित करते हैं इसका जो पीएच स्केल होता है, ये स्केल क्या चीज़ बताता है? ये बताता है कि कोई भी तरल जो तुम्हारा केमिकल सॉल्यूशंस है या फिर केमिकल पदार्थ है उसका वो क्या वो बेस के फॉर्म में है या फिर क्या वो एसिड के फॉर्म में है, और या फिर वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर 7 से स्केल में ज़्यादा वैल्यू जाता है, 7 से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि वो बेस होता है, क्षार होता है, ठीक है, क्षार होता है। लेकिन अगर 7 से कम है तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वो पदार्थ जो होगा वो एसिड होगा, और ये इसको हम लोग हिंदी में अम्ल कहते हैं, ठीक है। और अगर पीएच स्केल में 7 का वैल्यू दिखाया जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। कहने का मतलब वो ना एसिड है और ना ही बेस है, राइट। तो पीएच में क्या होता है? पीएच में मैं एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। अगर मैं HCl लेते हैं, अगर मैं HCl एक कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, और इसका पीएच स्केल निकालना चाहता हूँ, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं आयंस में, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके द्वारा निकाला जा रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका सांद्रता क्या है। पीएच स्केल में यही चीज़ मापा जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है परसेंटेज में, ये चीज़ मापते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पीएच वैल्यूज़। यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन का है, और P4 क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताएंगे कि ये जो पीएच का स्केल होता है ना, इसका खोज किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था। बाद बाकी मैंने तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है किस धातु की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है। ये सब क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस क्या है, मीथेन है, सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और सल्फीद है। ये सल्फीद क्या होता है, इसका थोड़ा सा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आप जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गंध मारता है। किस तरीके से गंध मारता है, सड़ा हुआ अंडा अगर आपने सूंघा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम लोग जलाते हैं ना, तो इसमें जो सल्फर का पोजीशन होता है, यानी कि सल्फर जो एलिमेंट होता है वो अपघटित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सल्फर जो अपघटित होना शुरू होता है, इसी के रीजन से जो है वो जो गंध आता है वो सड़ा हुआ अंडे की तरह आता है। ठीक है, सड़ा हुआ अंडे की तरह आता है। कोई आपसे पूछ भी दे कि H2S में ऐसा क्यों गंध आता है, तो आप बताइएगा सल्फर का जो पोजीशन है, सल्फर जो मौजूद होता है वो सड़ता है, गलता है, अपघटित होता है, तो सड़े हुए अंडे की तरह गंध मारता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ था ना मीथेन। तो मीथेन क्या होता है दोस्तों, मीथेन एक क्वेश्चन पूछता है कि धान का खेत जो होता है, धान का खेत, आप समझ रहे हैं, पैडी फील्ड का बात कर रहा हूँ मैं। तो पैडी फील्ड में कह रहा है कि कौन सा गैस निकलता है, तो आप वहाँ पर क्या आंसर करेंगे, मीथेन। ठीक है, और आपको पूछेगा इससे कि मार्स गैस किसको बोलते हैं, तो मार्स गैस भी किसको बोलते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं मीथेन को ही। ठीक है, मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को। और ये आप स्टार मार लीजिए इस बार, शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को, राइट। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है केमिस्ट्री में कि सल्फर में कितने अणुओं का मॉलिक्यूल बना हुआ रहता है। तो देखिए 8 एटम रहता है इसके मॉलिक्यूल में। ठीक है, सल्फर जो है अकेला नहीं रहता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन जो है 2 एटम के साथ मिलकर रहता है, उसी तरह सल्फर जो है 8 एटम के साथ मिलकर रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण क्या है। तो देखिए ये सैंड का बात कर रहा है, सैंड है और प्लस सिलिकेट है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा तुम्हारा जो है, इससे ग्लास बनाते हैं। ठीक है, कांच बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिश्रण ही पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो है नहीं, सिलिकेट्स और देखो कार्बोनेट कुछ बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन ये ऐसे ही छट जाता। कांच हो गया, क्वार्ट्ज हो गया और माइका हो गया। तो माइका और क्वार्ट्ज जो हो गया, ये दोनों तो नेचुरली पाया जाता है ना, नेचर में उपलब्ध है ये, राइट। और यहाँ बचा कांच, तो कांच का उत्पादन हम लोग फैक्ट्रियों में करते हैं और सैंड और सिलिकेट्स की मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शुष्क बर्फ डैश का उदाहरण है। एग्जाम्पल पढ़िए, कहता है निक्षेप, निक्षेप मतलब हो गया डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट करते हैं शुष्क बर्फ, वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पीकरण मतलब वेपराइजेशन का बात कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है उच्च बनाने की प्रक्रिया है, यहाँ उच्च दाब होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सुधार करना होगा। और फिर दिया है संक्षेपण, संक्षेपण मतलब हो गया क्या, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर आपको मैंने देखिए क्लिक करके बता दिया है, ये होगा उच्च बनाने की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, दाब को उच्च करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ जो है वो क्या है, CO2 है। CO2 किस फॉर्म में है दोस्तों, ये पूरा संपीड़ित किया हुआ है और ये ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है दोस्तों, ठोस अवस्था में। इसको हाईली प्रेशर देके और टेम्परेचर बहुत मिनिमम करके लगभग -176 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है ना, इसके आसपास इसको ठंडा किया जाता है और इसको ठोस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है,
ताकि उच्च प्रेशर मतलब उच्च प्रेशर बना रहे। और इससे क्या होता है कि ये गलता नहीं है, ठीक है, ये यानी कि तरल पदार्थ में चेंज नहीं होता। जो शुष्क बर्फ होता है वो डायरेक्टली दोस्तों आजकल के शादी ब्याह में फंक्शंस वगैरह में देखिएगा, वो धुआं टाइप का उड़ता हुआ जो दिखाई देता है, वो वही धुआं जो होता है ना दोस्तों, वो CO2 होता है, ठीक है। इसको क्या, शुष्क बर्फ को क्या किया जाता है, वहाँ पर लाके टेम्परेचर देखिए वातावरण का बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए शुष्क बर्फ कितना टेम्परेचर में बनता है, -170 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर आप उसको इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दे देते हैं तो वो क्या होगा, वो तुरंत देखिए वो गलता नहीं है। CO2 डायरेक्ट जो है ना ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में चला जाता है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और इसी का फ़ायदा हम लोग उठाते हैं और उसको शो वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा सही तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डैश अवसादी संरक्षित होता है और मेल तलछट के सूखने और अनुबंध होने से होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, पहला ऑप्शन है दरारें नहीं बनेगी। देखिए अवसाद जो है संरक्षित हो रहा है, क्रॉस बिस्तर बनेगा। क्रॉस बिस्तर का तो यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। ये देखो मृदु केकस बनता है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुद्री केकस बनता है, मुद्री केकस बनता है, ठीक है। लहर निशान भी वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। लहर का निशान बनने के लिए तलछट के सूखने एवं अनुबंध से होता है, यानी कि धीरे धीरे जो है तलछट समुद्र के किनारे जो है वो सूख रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर निक्षेपित हो रहा है अवसाद, ठीक है, उसका बात कर रहा है। तो उससे क्या बनता है, मृदु केकस बनता है, मुद्री केकस बनता है, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन, दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉन, तीसरा दिया आइसोटोप और चौथा दिया है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ तो बोल ही रहा है कि विभिन्न न्यूट्रॉनों के साथ एक ही परमाणु का तत्व है, तो यहाँ पर तो न्यूट्रॉनस जो है वो हट गया। दूसरा है प्रोटॉन विभिन्न न्यूट्रॉनों के साथ एक परमाणु का तत्व है ना। इलेक्ट्रॉन विभिन्न न्यूट्रॉनों के साथ एक ही परमाणु का तत्व है, एक ही परमाणु का तत्व बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन जो लिख रखा है वो आइसोटोप है ना, यही इसका आंसर होगा। अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोबार का मतलब क्या होता है, ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। पहला है आइसोटोप, दूसरा है आइसोबार, ठीक है, ये दोनों याद रखना चाहिए आपको। तो आइसोटोप में क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा बात है, जैसे मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है ये पिछला सेट में भी क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन 1 है और यहाँ 1 है, फिर मैं क्या करता हूँ हाइड्रोजन 1 और +2 लिख देता हूँ उसको, ठीक है, या फिर 2 लिखता हूँ। फिर है हाइड्रोजन 1 और 3 है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का एक ही फॉर्म, जो एटम का फॉर्म है वो 3 तरीके से हम लोग देख पा रहे थे, जिसमें मास एक ही है, 1 ग्राम है मान लीजिए, या फिर 1 mu है। और दूसरा हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें 2 mu है, और तीसरा हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें 3 mu है। तो जब हम लोग इसका देखिए इसमें ये परमाणु संख्या को बता रहा है और उसको मास को बता रहा है। तो हम लोग जब भी मास पढ़ते हैं तो मास का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा मास का मतलब होता है दोस्तों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये एटम का जो है मास निकल जाएगा, यही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, जेड होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो देखिए अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर मास 1 है, तो पहला वाला को अगर आप बनाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा कि n = लिखेंगे तो मास तो है 1 और प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन का है 1, तो ये हो गया 0, यानी कि पहला वाला का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 0 है। दूसरा में देखिए, दूसरा वाला अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो सेकेंड वाले के केस में क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि हो जाएगा 1। और थर्ड वाले में अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या यानी कि 1, यानी कि हो गया 2। तो देखिए तीनों में जो है ना आपका न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग आया। यही चीज़ आपसे पूछ रहा था कि विभिन्न न्यूट्रॉनों के साथ एक ही परमाणु तत्व जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। कार्बन का भी आपको आइसोटोप्स पता है।
कार्बन 14 कार्बन 12, ठीक है, ये सब होता है। और आइसोबार में क्या होता है दोस्तों, आइसोबार में जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है इसका थोड़ा कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ। आइसोबार में आप याद रखिएगा कि आपका जो जेड यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जबकि इसमें जो मास होता है ना, मास, वो क्या होता है दोस्तों, वो सेम होता है। मास क्या होता है इसमें, सेम होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कैल्शियम, जैसे पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 19 होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, लेकिन इसका मास जो है 40 है, और इसका पोटेशियम का भी मास जो है दोस्तों वो 40 है, ठीक है। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ये याद रखिएगा आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किसको कहते हैं कि प्राकृतिक रॉक घटकों और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना डैश कहलाता है। तो यहाँ तो सीधा सीधा बात कह दिया कि प्राकृतिक रॉक घटक जो है और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना। तो आंतरिक संरचना जब भी तोड़ा जाएगा दोस्तों, वो केमिकल प्रोसेस से ही तोड़ा जा सकता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से ही तोड़ा जा सकता है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें है रासायनिक अपक्षय कहते हैं उसको, दूसरा है यांत्रिक अपक्षय, तीसरा कहता है अपघटन, और चौथा कहता है विघटन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो इसका आंसर रासायनिक अपक्षय ही होना चाहिए, ठीक है। केमिकल प्रोसेस से ही तोड़ सकते हैं आंतरिक, नहीं तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ आंतरिक पोर्शन को, ठीक है, इनर पोर्शन को, यहाँ दिया हुआ यांत्रिक अपक्षय, तो उससे तो पॉसिबल नहीं है। अपघटन होता है तो उसे जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, ये होता है, लेकिन उसका आंतरिक चीज़ों को हम लोग विघटित नहीं कर सकते हैं। फिर ये हो गया विघटन की प्रक्रिया। तो सारी चीज़ें अपघटन और विघटन लगभग दोनों सेम चीज़ें होती, ठीक। तो दोनों में ही छोटे छोटे कणों में विभक्त होता है वो। इसका आंसर हो गया 11 का ए, रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि तापमान और दबाव से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना डैश कहलाता है। देखिए जो चट्टान होता है ना, जो चट्टान होता है, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, है ना, उसको तोड़ने फोड़ने के लिए कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, और उसके बाद फिर क्या है, बहुत सारे जो एयर फ्लो होता है, एयर का फ्लो, ठीक है, ये भी एक घटक है, ठीक। एयर में बहुत सारे धूलकण होते हैं जो उसको पत्थर को रगड़ते हुए चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बाढ़, है ना, फ्लड, ये भी एक फैक्टर है। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कई सारे फैक्टर्स मिलके जो है एक चट्टान को, है ना, छोटे छोटे कणों में, मिट्टियों में कन्वर्ट करना शुरू करता है, ठीक है। कई सारे इस तरीके से फैक्टर पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है वो पहले देखिए। पहला दिया है मॉपिंग, दूसरा दिया है कायांतरण, तीसरा दिया मॉर्फिज्म, और चौथा दिया है मायोसिस। तो मायोसिस तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, मिटोसिस एंड मायोसिस सब पढ़े होंगे। और यहाँ पर जो कायांतरण दिया हुआ है, कायांतरण, ठीक है, यही चीज़ होता है ना चट्टानों का एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जाना। मैंने बताया था चट्टान, देखिए ये जो चट्टान है ना, लगता है कि उसने पकड़ के रखा था और चट्टान से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसको मैंने बताया था 3 भागों में विभक्त किया था आपको, है ना। इसमें मैंने सबसे पहले बताया था इसमें कि इग्नियस रॉक होता है, दूसरा मैंने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, और तीसरा मैंने बताया था कि रूपांतरित या कायांतरित जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपका, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो होता है वो संगमरमर होता है, मार्बल होता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक में वो कायांतरित सेल है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया आपको। तापमान यहाँ कारक दिया हुआ था, उसी तापमान के रीजन से इस तरीके का आंसर बन के आया इसका, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि सेंट्रियोल केवल डैश में पाए जाते हैं। तो इसमें सेल से पूछ लिया आपको कि दो तरीके का सेल होता है, आपको पता है, एक एनिमल सेल यानी कि पशु सेल यानी कि जानवर का सेल जो है एनिमल सेल, और दूसरा जो होता है दोस्तों आपको पता है प्लांट सेल, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है
कि किस सेल में जो है सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। तो एनिमल सेल जो होता है उसमें सेंट्रियोल्स होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता है। सेंट्रियोल्स क्या करता है, ये जो है हमारे जनन में भी मदद करता है। सेल के अंदर जो है ना, इसमें इस तरीके से फ्लैजेला टाइप का इसमें निकला हुआ रहता है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है, फ्लैजेला टाइप का इस तरीके से निकला हुआ रहता है और आपको दिखाई देगा सेंट्रियोल्स, ठीक है। उसमें इस तरीके से रेसे रेसे निकल रहा हुआ रहता है, उसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिर्फ और सिर्फ पशु सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि डैश एक सार्वभौमिक विलायक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सार्वभौमिक विलायक मतलब क्या हो गया, पानी यानी कि वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, अपने साथ जो है ना कई सारी चीज़ों को समेट के रखता है। इसके पिछले सेट में मेरे ख्याल में ये पूछा था कि इसमें कौन सा पदार्थ है जो गंधहीन है, जिसमें ऑर्डरलेस है ना, उसके बाद कलरलेस है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पर भी वाटर ही आंसर होना था। और यहाँ पर सार्वभौमिक विलायक का बात करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का बात कर रहा है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो वाटर होगा। ये एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है चाय का वनस्पति नाम क्या है। तो देखिए यहाँ तो आपको वनस्पति नाम यानी कि साइंटिफिक नेम आपको तो याद रखना ही होगा, साइंटिफिक नेम। तो इसका लिस्ट जरूर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, पढ़ के जाइएगा, एक बार ओवरव्यू मारिएगा तो आंसर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है ओरिजा सतीवा, दूसरा है सोलनम मेलोनेल, तीसरा है एलियम सीपा और चौथा है कैमेलिया सिनेंसिस। तो चाय का बारे पूछ रहा है तो चाय का तो आंसर होगा दोस्तों कैमेलिया सिनेंसिस, राइट। और बाद बाकी जो ऑप्शंस है वो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या है। तो ओरिजा सतीवा मतलब हो गया आपका राइस के बारे में बात कर रहा है, चावल के बारे में बात कर रहा है। सोलनम मेनोनेवल इसका जो नाम है ये ब्रिंजल का नाम है, ब्रिंजल का नाम है, ठीक है। ब्रिंजल मतलब समझ रहे हैं ना आप, ब्रिंजल का मतलब ही समझाऊँ, सब खाता है यार बैंगन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है एलियम सीपा, ये भी देखिए घरों में डेली यूज़ होता है, बिना इसके तो खाना बनता ही नहीं है। ऑनियन, ठीक है, ऑनियन मतलब प्याज। और ये हो गया आपका चाय, ठीक है ना, टी हो गया ये, ठीक। तो ये मिल गया आपको आंसर 15 का हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि परिपक्व बीज और कंद के ग्रेनुअल पाया जाता है वह प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रोटीन क्या क्या लिखा हुआ है। एक लिखा है वेही प्रोटीन, दूसरा लिखा है ओलेरेने प्रोटीन, तीसरा लिखा है केसियन प्रोटीन और चौथा लिखा है सोया प्रोटीन। तो तरह तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं अलग अलग बीजों में, कंदों में, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर होना है दोस्तों, इसका आंसर होना है अलूरिने प्रोटीन। क्या होना है, अलूरोने प्रोटीन। और भी प्रोटीन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सब हम लोगों को देख लेना है। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण हमारे बॉडी में कौन करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन हमारे बॉडी में कहाँ से पचना शुरू होता है, ये सब क्वेश्चंस आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए गॉड पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था फोर्थ पार्टिकल कौन सा है ना, मैंने बोला था कि फिफ्थ पार्टिकल याद करके रखिएगा। देखिए फिफ्थ पार्टिकल का एक चीज़ दूसरा नाम आपसे यहाँ पर पूछ दिया है। मैंने बताया था ना बॉस आइंस्टीन जो होता है EIC इसको बोलते हैं ना, EIC बोल रहे थे ना, सॉरी EIC बोल रहे हैं, BIC पार्टिकल ना, BIC है ना, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट मैंने बताया था, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है ये, ठीक है। उसका नाम जस्ट चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हिग्स बोसन को हम लोग जो है वो गॉड पार्टिकल बोलते हैं। बोसन जो है ना बॉस के नाम पे ही रखा गया है, जो हमारा देश का जो साइंटिस्ट थे बॉस, उन्हीं के नाम पे यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि डैश एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है। कीट प्रतिरोधी कॉटन क्या है, तो BT कॉटन। देखिए ऑप्शंस कहाँ हैं,
ब्लीच्ड कॉटन, जीटी कॉटन, ऑप्शन सी में है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीट प्रतिरोधी कॉटन कहते हैं। इसमें जो है ना किसी भी तरीके का कीड़ा लगने नहीं देता। ये क्या है, इसको हम लोगों ने लैब में तैयार किया है। ठीक है, लेबोरेटरी में इसको हम लोग तैयार किए हैं और यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, कॉटन का बीटी कॉटन उसको बोलते हैं। उसी तरह बीटी ब्रिंजल भी आता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में है, एक घोल जिसमें पीएच मान जो है 7 दिया हुआ है उसको डैश कहा जाता है। तो अभी तो मैंने बता दिया था थोड़ा देर पहले ही, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग बना लेते हैं। नमक बोल रहा है, तरल बोल रहा है, एलएसडी बोल रहा है और तेजाब बोल रहा है। तो पीएच मान, एक घोल जिसमें 7 के नीचे पीएच मान है। ठीक है, 7 के नीचे है मतलब बता रहा है कि एसिड है। एसिड का तो देखिए एसिड यहाँ पर क्या है, एक ही तो है तेजाब, है ना। तेजाब मूवी भी है, तेजाब के बारे में दिन रात हम लोग पेपरों में देखते रहते हैं कि आज इस लड़के के ऊपर छिड़क दिया, आज उस लड़के के ऊपर छिड़क दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है, जानते हैं ना। उससे क्या होता है, किसी भी का बॉडी जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि वो जो है एसिडिक फॉर्म में रहता है। वो किस फॉर्म में रहता है, एसिडिक फॉर्म में रहता है और बहुत खतरनाक होता है वो, राइट। ऐसा काम कभी भूल के भी नहीं कीजिएगा, अपना हाथ में भी नहीं डालिएगा। बैटरियों में जो होता है वो एसिड ही होता है, तेजाब ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि खट्टे फल जो है उसमें डैश अधिक होता है। क्या अधिक होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है थायमिन। थायमिन आपको पता है किसका नाम है, B1 का नाम है। विटामिन B2 दिया है राइबोफ्लेविन, विटामिन ए दिया है रेटिनॉल, विटामिन सी दिया है स्कॉर्बिक एसिड। तो खट्टे फलों का बात करता है तो हमेशा विटामिन सी रहता है, आपको पता है। और विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नींबुओं में पाया जाता है। नींबू जो होता है, लेमन होता है ना, उसमें भी। और आज के सीजन में मैंगो जो होता है उसमें भी पाया जाता है। तो इस तरीके से खट्टे फलों में अगर आपसे पूछे तो विटामिन सी इज द राइट आंसर। ओके, बाद बाकी सब के बारे में मैं ऑलमोस्ट आपको चर्चा करके दे ही दिया हूँ। ठीक है, एक सेशन भी मेरा किया हुआ है, देखिएगा इसमें मेरा वीडियो में जाइएगा, प्रेम सर का वीडियो में जाइएगा तो वहाँ आपको विटामिन से रिलेटेड एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज दिखेगा, उसमें आपको पूरा विवरण मिल जाएगा इसका। ठीक, तो ये था आज का टोटल 20 क्वेश्चंस, और आशा है कि इस 20 क्वेश्चन में आपको लगभग 40 क्वेश्चंस मिल गए होंगे। और दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ स्टडी फॉर गोल्स लेके आया है, उसमें जो झारखंड समान ज्ञान है उसका एक बुक लॉन्च किया गया है जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, साथ ही साथ खोटा और पंचवर्णीय से रिलेटेड जो भी है, और ऊपर से नागपुरी का भी स्टार्ट हो गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है, इंद्रधनुष के बारे में पूछ रहा है, सदैव किस दिशा में बनता है ये बताना है आपको। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो का बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के देखिए अभी अब रेनबो दिखना स्टार्ट भी हो जाएगा, अभी मानसून आ गया है तो रेनबो आराम से दिख जाएंगे। मैं कल ही जा रहा था तो मुझे रेनबो दिखाई दिया था। तो आपको बताना है कि कहाँ बनता है, सूर्य के सामने बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, उत्तर दिशा में बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर करके बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, कमेंट अगर आप करके लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं तो खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ठीक है दोस्तों, और अदर जो भी आपको क्या कहते हैं कोई भी कोर्सेस अवेल करना है, अगर लेना है तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये सब कोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत कम प्राइसेस में आपको मिलते जा रहा है। ठीक है, तो स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहिए ईच एंड एवरी लेक्चर्स के साथ। ठीक है, उसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको आंसर की मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा आंसर की है, आप यहाँ से मिला लीजिएगा उसको। नेक्स्ट तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर खोटा का ज्वाइन कीजिए और इधर एक आपको मिलेगा जिसमें स्टडी फॉर गोल्स का केवल है। तो उसमें टोटल आपको PDF मिलता है, फिर क्या है डेली क्विज मिलेगा, और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं डेली क्विज कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।